गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले लेक्चर में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, उस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, तो जो पीटर और मिशेल ने समझाया था कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे इसको समझाने में, लेकिन जो एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो कौन सी थी? पीटर मिशेल की कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। तो उसके आधार पर कैसे ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, तो इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था। नेक्स्ट चलते हैं, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। श्वसन को प्रभावित करने वाले श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां श्वसन को भी हमने जब प्रकाश संश्लेषण की बात की थी तो वहां भी एक्सटर्नल और इंटरनल कारक दोनों ही प्रभावित कर रहे थे। ऐसे ही यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही कारक श्वसन को प्रभावित करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक कौन कौन से हैं जो श्वसन को प्रभावित करते हैं? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है टेम्परेचर। अक्सर हम टेम्परेचर की बात सबसे पहले करते हैं। तो यहां पर जो ताप होता है, तो यहां 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, हम इसको ये भी लिख देते हैं 28 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये 26 से 30 तक। तो ऑलमोस्ट ये जो रेशो है 26 से 30 कहें या 25 से 30 कहें, ये जो रेशो है ये वो रेशो है, या फिर कहें ये वो रेंज है, रेशो ना कहकर के रेंज कहना सही होगा। ये वो रेंज है जहां पर चाहे हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें, चाहे हम रेस्पिरेटरी रेट की बात करें, श्वसन दर की बात करें, तो ये यहाँ पर क्या होती है? मैक्सिमम। जो श्वसन दर होती है, रेस्पिरेटरी रेट होती है, वो कैसी होती है? यहाँ पर मैक्सिमम होती है। अगर टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो भी घटेगी श्वसन दर, तो भी घटेगी रेस्पिरेशन रेट, तो भी घटेगी। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी रेस्पिरेशन रेट घटेगी। क्यों? अगर टेम्परेचर अधिक है तो यहां जो एंजाइम प्रयुक्त हो रहे हैं वो एंजाइम क्या हो जाएंगे? विकृत। सेम चीज होती है। और यहां निष्क्रिय, एंजाइम यहां क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय। यही चीज तो हमने आपको प्रकाश संश्लेषण में बताई थी। तो नॉर्मल सी बात है, ताप कहीं भी वो अपना यही इफेक्ट दिखाता है जहां एंजाइम यूज में आ रहे हैं वहां। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर यहां वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसन होते हैं। वायवीय भी होगा और अवायवीय भी होगा, दोनों ही श्वसन होते हैं। जब तक ऑक्सीजन उपस्थित है, जब तक ऑक्सीजन उपस्थित है तब तक तो क्या होगा? वायवीय। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गई, अनुपस्थित हो गई, तब क्या होगा? अवायवीय। तो यहाँ पर वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसन होते हैं, क्योंकि वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है, ये ऑक्सीजन पाई जाती है 20.81% टोटल 100 में से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। तो इतनी परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है टोटल वायु जो वायुमंडल में पाई जा रही है उसकी। तो यहां इस पर क्या होता है? वायवीय श्वसन। ये तो बाहर है, कोशिका के अंदर कितनी है वो डिपेंड करती है, क्योंकि श्वसन कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर। अगर कोशिका को यथावत रूप से मिल रही है तो वायवीय होगा, और अब नहीं मिल रही है तो कौन सा होगा? नॉर्मल सी बात है, अवायवीय होगा। नेक्स्ट, जल। जल की उपस्थिति और अनुपस्थिति से श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर जल उपस्थित है, जल उपस्थित है तो जो श्वसन की दर है, रेस्पिरेशन की जो दर है,
वो क्या हो जाएगी, रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जल की उपस्थिति में ये रेट बढ़ जाती है। और अगर अनुपस्थित है या कम है, अनुपस्थित है या कम है, तो ये रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाती है। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में रेस्पायरेशन की जो रेट होती है ये रेट बढ़ जाती है। कारण, क्योंकि प्रकाश में लाइट तो है ही है, लाइट तो है ही है, साथ के साथ क्या होती है, हीट भी होती है, ऊष्मा भी होती है। तो इस हीट के कारण जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, रेस्पायरेशन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऊष्मा में जो हीट उपस्थित है, ये हीट इस प्रकाश के अंदर, लाइट के अंदर जो हीट प्रेजेंट है, ये हीट क्या करेगी, रेस्पायरेशन की रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो इस वजह से प्रकाश की उपस्थिति में जो श्वसन दर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम CO2 की। CO2 की सांद्रता अगर वायुमंडल में अधिक है तो क्या होगा। अगर हम CO2 की सांद्रता की बात करें तो CO2 की अगर कंसंट्रेशन वायुमंडल में अधिक है, इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता अगर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में अधिक है, तो स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि अधिक CO2 की सांद्रता पर स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो श्वसन दर भी क्या हो जाएगी, रेस्पायरेशन रेट भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अधिक अगर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तो श्वसन दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कब, बीज अंकुरण पर। अगर बीजांकुरण की प्रोसेस हो रही है, बीज का अंकुरण हो रहा है, तो बीज अंकुरण के समय क्या होता है, जो रेस्पायरेशन की दर होती है वो क्या होती है, हाई होती है। रेस्पायरेशन की जो दर होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो बीजांकुरण के दर के टाइम अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो ये जो रेस्पायरेशन की जो दर है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और बीज का अंकुरण यथावत रूप से नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि श्वसन में जो यहाँ पर सबस्ट्रेट होता है, क्रियाधार होता है, उसका क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो क्रियाधार का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही चलते हैं, तो वो क्रिया घट जाएगी और इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर बीजांकुरण भी बाधित होगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आंतरिक कारकों की। आंतरिक कारकों में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटरनल कारकों में आंतरिक कारक, सबसे पहले तो होता है क्रियाधार। क्रियाधार, क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कौन सा यहां पर क्रियाधार उपस्थित है। साथ के साथ, क्योंकि सभी क्रियाधार के अपना अलग अलग श्वसन गुणांक होता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रियाधार होते हैं, अगर इस क्रियाधार की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो जो श्वसन की दर है, जो रेस्पायरेशन की जो रेट है वो क्या बढ़ जाती है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगी। क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ में श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो श्वसन की दर होती है वो हमेशा हाई रहती है। कारण साइटोप्लाज्म डेंस होता है, साइटोप्लाज्म सघन होता है, और साइटोप्लाज्म सघन होने की वजह से यहाँ पर उपापचयी दरें भी कैसी होती हैं, तेज होती हैं। तो यहाँ पर उपचयी और अपचयी क्रियाएं भी कैसी होती हैं, अधिक होती हैं। तो यहाँ जो श्वसन की दर होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। परिपक्व सेल में, परिपक्व कोशिका में अधिक होगी, लेकिन इससे क्या होगी, कम, इसकी तुलना में कम होगी। और जीर्ण सेल में,
बहुत कम। जीर्ण सेल में जो श्वसन की दर होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म अधिक है या कम है, कोशिका की एज कितनी है, ये सभी फैक्टर यहाँ पर श्वसन की दर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, किण्वन, फर्मेंटेशन। किण्वन वर्तमान में तो एक बहुत औद्योगिक स्तर पर पदार्थों के निर्माण में काम आ रहा है, लेकिन हमारी जो पुरखे थे, हमारी जो दादी नानियां, उनकी भी जो दादी नानियां थी, बहुत पहले से इस प्रोसेस को करती आई हैं। दही जमाने में, दूध को फाड़ने में, ये सभी क्या क्रियाएं होती हैं, फर्मेंटेशन की क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर किण्वन की अगर हम बात करें तो किण्वन होता कैसे है, क्या होता है किण्वन? फर्मेंटेशन। किण्वन की जो प्रोसेस है, ये किण्वन की प्रोसेस एक अनोक्सीय प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो यहाँ फर्मेंटेशन की जो क्रिया चलती है, ये फर्मेंटेशन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में चलती है। तो यहाँ जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये उपापचयी क्रियाएं कहाँ होती हैं, वायु की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर जब ये क्रियाएं वायु की अनुपस्थिति में हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन, जो क्रियाधार होगा, जो क्रियाधार होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण। और हमको पता है जब किसी भी सबस्ट्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो अपूर्ण ऑक्सीकरण में क्या बनती है, एल्कोहल प्लस CO2। तो यहां किसी भी क्रियाधार के अपूर्ण ऑक्सीकरण में एल्कोहल बनेगा और साथ में CO2 बनती है। तो फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया में एल्कोहल के साथ साथ CO2 का भी निर्माण होता है। ये बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकती है, ईस्ट के द्वारा भी हो सकती है, और अन्य प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके द्वारा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट और बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली प्रोसेस है। वर्तमान में विभिन्न एंजाइम को यूज करके भी कर रहे हैं हम, जो औद्योगिक स्तर पर की जाती है, और औद्योगिक स्तर पर बैक्टीरिया और ईस्ट को भी यूज में लिया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। तो यहाँ फर्मेंटेशन की हम प्रकारों की बात करते हैं। तो यहाँ फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है या प्रकार है वो निम्न होते हैं। प्रकारों की बात करते हैं कि फर्मेंटेशन किस किस प्रकार से की जाती है। तो फर्स्ट, एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन, यहां पर जो फर्मेंटेशन की क्रिया की जा रही है वो कैसी है, एल्कोहलिक प्रकार की है, या इसको अवायवीय भी कहते हैं, अवायवीय। ये सामान्य प्रकार की होती है, सामान्य प्रकार की। सामान्य तौर पर जो हम घरों में करते हैं, यहाँ किसी भी ऐसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है, ये सामान्य प्रकार की होती है। यहाँ एल्कोहल का जो निर्माण होता है वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले पायरुविक अम्ल का निर्माण। सबसे पहले जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो यहां पर जो पायरुविक एसिड होता है, इस पायरुविक एसिड का या बैक्टीरिया डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। और जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 कम होगी, बाहर निकल जाएगी। यहां से CO2 तो बाहर निकल जाती है और यहां एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो पहले
स्टेप में यहां एसिटेल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है, एसिटेल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। अब यहां जिस एसिटेल्डिहाइड का निर्माण हुआ है, इस सेकंड स्टेप में इस एसिटेल्डिहाइड से यहां किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होता है। और कैसे होता है? यहां पर NaDH2 को यूज में लिया जाएगा। अब NaDH2 का होगा अपचयन, यहां एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, एथिल एल्कोहल का, और साथ ही साथ यहां पर ये अपचयन होके क्या हो जाएगा? NAD+ में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ दो स्टेपों में यहाँ एल्कोहल का निर्माण होता है। तो अब ये पायरुविक अम्ल कहां से आया? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पढ़ी होगी, क्योंकि एक ग्लाइकोलाइसिस ही ऐसी प्रोसेस है जो अवायवीय श्वसन जिसके अंदर होता है, क्योंकि जब भी अवायवीय श्वसन होता है तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी। यहाँ क्रेब्स चक्र हो या ETS हो या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो, वहां सभी में ऑक्सीजन आवश्यक होती है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन है तो भी चलेगा और ऑक्सीजन नहीं है तो भी चलेगा। तो वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चलती है। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जो शुगर होती है, शुगर से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H12O6 शुगर है। इस शुगर के द्वारा डायरेक्ट यहां हम जाइमेज यूज करें, यहां पर जाइमेज यूज करें तो यहां सीधा C2H5OH प्लस CO और प्लस एनर्जी, साथ में ऊर्जा भी होगी लेकिन कम मात्रा में होगी। तो यहां पर साथ में ऊर्जा यहां रिलीज हो जाएगी, क्योंकि यही जो शुगर है, इसी शुगर से पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। और यहाँ पायरुविक अम्ल फिर एसिटेल्डिहाइड में बदलेगा, एसिटेल्डिहाइड एट लास्ट एल्कोहल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहां लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन कैसे होता है, या फिर कहें लैक्टिक एसिड का निर्माण कैसे होता है? तो यहां पर लैक्टिक एसिड का भी निर्माण किससे होता है? पायरुविक अम्ल से। तो देखिए यहां पर जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड को लैक्टोबैसिलस लैक्टिकाई के द्वारा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिकाई के द्वारा किसमें चेंज कर दिया जाएगा? लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया जाएगा। इसके जब यहाँ पायरुविक अम्ल से लैक्टोबैसिलस लैक्टिकाई की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ इसके जब हम दो एटम लेंगे तो यहाँ दो किसके प्राप्त होंगे हमको? लैक्टिक एसिड के। तो यहाँ पर हमको लैक्टिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। और फर्मेंटेशन हो रहा है तो साथ के साथ क्या प्राप्त होगी? यहाँ पर CO2। तो CO2 वातावरण में बाहर निकल जाती है। तो लैक्टिक एसिड का लैक्टोबैसिलस लैक्टिकाई के द्वारा यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, वापस पायरुविक एसिड, एसिटिक एसिड का निर्माण, पायरुविक एसिड
और अब यहाँ पर जो पायरुविक एसिड होता है इसको एसिटोबैक्टीरियम की उपस्थिति में, पायरुविक अम्ल को इस बैक्टीरिया की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल को एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसको एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो एसिड एल्डिहाइड है, ये एसिड एल्डिहाइड और साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ पर CO2 बाहर निकल जाती है। अब ये जो एसिड एल्डिहाइड है, ये एसिड एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटिक अम्ल में। जब ये एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट होगा तो यहाँ इसका करना पड़ेगा हमको डिहाइड्रेशन करने पर हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, 2 हाइड्रोजन, ये बाद में किस में बदल जाएंगे, H2 में। और यहाँ इसका डिहाइड्रेशन करने पर क्या किसका निर्माण हो जाएगा, CH3COOH का। ये क्या होती है एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। तो इससे यहाँ पर एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, यहां पर जो एवाइवीए अनोक्सी जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। तो यहाँ क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम की उपस्थिति में और बैसिलस ब्यूटायरिकस की उपस्थिति में दूसरा होता है बैसिलस ब्यूटायरिकस। इन दोनों बैक्टीरियाओं की उपस्थिति में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई सा भी बैक्टीरिया यहां पर पायरुविक अम्ल को, पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्यूटायरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। पहले ये एसिटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये एसिटो एसिटिक एसिड किसमें हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां ये ब्यूटायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां इनके साथ साथ जल की आवश्यकता होती है और जल ऐड होने पर CO2 बाहर निकल जाती है वातावरण में। यहां भी वापस हमको जल की आवश्यकता होगी। कुछ जल के अणु यूज होंगे और कुछ जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जब जल के अणु यूज होंगे तो यहाँ इनके यूज के बाद में अन्य भी जल के अणु बनते हैं जो कहाँ बाहर निकल जाते हैं। एट लास्ट ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्मेंटेशन रहा और यहाँ आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड यूनिट।